Hello, dear students. Today we are going to read the sixth chapter of your book Footprints Without Feet from class 10th, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. Now, this chapter, The Making of a Scientist, is a biography of Richard H. Everett. Now, Richard H. Everett excited the scientific world by publishing an article in a science journal, and the name of the journal is Proceedings of the National Academy of Science at the age of 22. जो हमारा रिचर्ड एच एवराइट है, पूरे विज्ञान के दुनिया में एक हलचल मचा दिया। हलचल किस बात का था? रिचर्ड का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और वो जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था एक बहुत बड़ा साइंस मैगजीन में पब्लिश हुआ था। एट दैट टाइम रिचर्ड वॉज ओनली 22. Now this was an achievement for Richard Everett to publish his article in such type of magazine. उस मैगजीन में बड़े बड़े साइंटिस्ट का आर्टिकल पब्लिश होता है, लेख पब्लिश होता है, एंड फॉर रिचर्ड who is just merely 22, it was a hell of achievement for him. The article was concerned with a new theory on how cells work. वो आर्टिकल किस बारे में था? क्या चीज़ था उस आर्टिकल के बारे में? उस आर्टिकल में ये बताया गया था हाउ द सेल्स ऑफ आवर बॉडी वर्क, हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो कैसे काम करते हैं। His college roommate also made his contribution to this outstanding work. He was not only one who has done this particular work. His college room partner, the name is not given, who is also contributed for this work. And the publication of this article was a stepping stone to many later achievements in his career. Now, ये जो पब्लिकेशन हुआ था उस आर्टिकल का, सिर्फ 22 साल की उम्र में रिचर्ड एवराइट का आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ये तो एक जस्ट शुरुआत था, बिगनिंग था। आगे चल के उसने न जाने कितने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, और उसकी बस शुरुआत हुई थी। एंड फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मैगजीन where his article was published when he was only 22 years old. अब कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है, कहानी उसके बचपन की जाता है, एवराइट्स चाइल्डहुड के बारे में जाता है। क्योंकि बिना उसके पास्ट को जाने वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड रिचर्ड एच एवराइट. नाउ एवराइट वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, ओनली चाइल्ड, इकलौता संतान थे, हु लिव्ड एट रीडिंग इन पेंसिल्वेनिया। एक जगह सा, छोटा सा जगह था, रीडिंग में रहता था, पेंसिल्वेनिया में, अपने माता पिता के साथ। सिंस देयर वॉज नो स्कोप फॉर प्लेइंग फुटबॉल और बेसबॉल, क्या लिखा है? वो जिस जगह पे रहता था, द प्लेस वेयर ही वॉज लिविंग विद हिज पेरेंट, देयर वॉज नो स्कोप फॉर प्लेइंग फुटबॉल और बेसबॉल। वहाँ फुटबॉल और बेसबॉल खेलने का कोई जगह नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कोई ऐसा जगह में रह खेलने का जगह न हो? एक्चुअली वहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं था उस उम्र का जो एवराइट के साथ खेल सके। देयर वाज नोबडी हु कैन प्ले विथ एवराइट, सो दैट्स व्हाई ही डेवलप्ड द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स लाइक रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन एंड सो मेनी थिंग्स। तो एवराइट ने एक आदत बना लिया था अलग अलग चीज़ों को क्या करने का, कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का, बिकॉज देयर वाज नोबडी विथ हुम ही कैन प्ले, उसके साथ कोई खेलने लायक था नहीं, तो अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा कर लिया था। एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू एंगेज्ड himself in doing those activities. He was also interested in the science of astronomy. वो एस्ट्रोनॉमी जो बोलते हैं ना, खगोलीय विज्ञान, जो आसमान का विज्ञान, उसमें बहुत इंटरेस्टेड था। और उसकी मम्मी भी इनकरेज करती थी। मदर ऑल्सो इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट। हाउ शी इनकरेज्ड इन हिज इंटरेस्ट? शी यूज्ड टू ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स एटसेट्रा। मतलब जो चीज़ एवराइट को चाहिए होता था उसकी मम्मी उसको लाके देती थी। ये नहीं कि सब कुछ लाके देती थी, जिसमें एवराइट अपना इंटरेस्ट शो करता था। एवराइट यूज्ड टू वॉच द स्टार्स थ्रू आउट द नाइट, पूरे रात भर जाकर उस तारों को देखता रहता था। और उसके मम्मी जब देखती थी तो उसके बेटे के लिए टेलीस्कोप लाके देती थी। व्हेन रिचर्ड वॉज इन 3rd grade हिज फादर डायड, जब वो सिर्फ तीसरे क्लास में था, क्लास 3 में था, उसके पिताजी का देहांत हो गया था। सो हिज मदर वॉज हिज ओनली कंपेनियन एट होम। तो घर में कोई नहीं था, इकलौता बेटा था, मम्मी पापा बच्चे रहते थे। पापा के जाने बाद
माँ का जो साथी था बेटा था, बेटा का साथी माँ था। His mother sometimes invited some of his friends to play with him. कभी कभी उसकी मम्मी कुछ दोस्तों को जो थोड़ा दूर रहते थे उनको बुला लेते थे रेब्राइट के साथ खेलने के लिए दिन के समय, बट एट द नाइट, लेकिन रात को। She was his sole companion. वो इकलौता कंपेनियन, इकलौता साथी होती थी अपने बेटे का, एंड शी हेल्प्ड हिम लर्न लॉट एट अ वेरी यंग एज। और she used to make busy Everett in so many activities. She used to suggest some work, give some work. घर का काम नहीं देती थी, some activity she used to provide to her child so that he can be busy in doing that. And doing that, Everett learned a lot of things at very young age, and he earned top grades in school, और schools में उसको top grade भी आने लगा। Now the main thing which changed his life, changed his childhood, his interest in butterflies. उसका जो interest था butterfly के में। From his early childhood, Everett was deeply interested in butterflies. बहुत butterfly में interest था। By the time he was in second grade, जब वो second grade में था, that means class 2, you cannot believe what he had done. He had collected all 25 species of butterflies which were found near his hometown. मतलब एक छोटा सा बच्चा जो 7-8 साल का है, 25 अलग अलग प्रजातियों का तितलियां इकट्ठा कर लिया था। We the normal people are failed to differentiate between two butterflies, but look at this kid. Imagine about this kid. He had collected 25 species of butterflies found here in his hometown, अपने शहर से, that means Pennsylvania. But after some time he interested in collecting the books. लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट खोने लगा। He lose interested in those things after some time. Now at that time, one day his mother gifted him a book, The Travel of Monarch X. जब उसके मम्मी ने देखा कि रिचर्ड का ध्यान थोड़ा सा तितलियों से हट रहा है, तो उसके मम्मी ने एक बुक गिफ्ट किया, एंड द नेम ऑफ द बुक इज द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। एंड दिस बुक डिस्क्राइब्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इस बुक में ये बताया गया है कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है कैसे माइग्रेशन करता है। यू ऑल नो माइग्रेशन, द स्पेशली द बर्ड यूज टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर to escape from the harsh winter or the harsh weather condition, sometime to search for food. So इस बुक में ये बताया गया है कि मोनार्क बटरफ्लाई कैसे सेंट्रल अमेरिका तक माइग्रेट करता है। And after receiving that book, it opened a new world of science for the young scientist. जिस तितलियों की मतलब उसका इंटरेस्ट खोने लगा था, अब उस बुक को पाने के बाद एक नया दुनिया उसके सामने खुल गया। Now after that, the next thing is tagging butterflies. अब उस बुक के एंड में, एट द एंड ऑफ द बुक, देयर वाज अ रिक्वेस्ट टू द रीडर्स। रीडर्स के लिए एक रिक्वेस्ट था। अब वो बुक कौन पढ़ेगा? जिसको इंटरेस्ट होगा बटरफ्लाई में। तो रिक्वेस्ट ये था, दे वर रिक्वेस्टेड टू हेल्प इन द रिसर्च ऑन बटरफ्लाई माइग्रेशन। उनको ये रिक्वेस्ट किया गया कि वो लोग माइग्रेशन में हेल्प करें। दे आर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बीइंग मेड बाय डॉक्टर अर्कहट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी इन कनाडा। और वो लोग को ये कहा गया, उन रीडर को ये कहा गया, आप लोग बटरफ्लाई को टैगिंग कीजिए, जिसके माध्यम से हम लोग माइग्रेशन के बारे में जान सके। और जो लोग टैग्ड बटरफ्लाई को पाएगा, एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू द डॉक्टर अर्कहट। और कहा गया जिसको ये मिल जाएगा वो डॉक्टर अर्कहट को वो बटरफ्लाई भेज दे। अब एवराइट का लिए एक नया मिशन मिल गया, एंड एवराइट work on butterflies. The butterfly collected season in his area lasted 6 weeks in the late summer. अब एवराइट को टैगिंग करना है ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाई, लेकिन बटरफ्लाई किस समय ज़्यादा मिलता है? उसके एरिया में, उसके एरिया मतलब रिचर्ड एवराइट्स एरिया, दैट रीडिंग पेंसिल्वेनिया। लास्टेड 6 weeks in late summer. लेट समर का लास्ट 6 weeks में, एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू कैच देम वन बाई वन। और एक एक करके पकड़ना बड़ा कठिन काम था। कितना बटरफ्लाई पकड़ेगा? हाउ मेनी बटरफ्लाई विल ही कैच? सो एवराइट डिसाइडेड अ ह्यूज थिंग टू डू। ही डिसाइडेड टू रेज अ स्टॉक ऑफ बटरफ्लाइज हिमसेल्फ। उसने सोचा खुद ही बटरफ्लाई प्रोड्यूस किया जाए।
ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, एक फीमेल मोनार्क को पकड़ेगा, टेक हर एग्स एंड ही रेस देम इन द बेसमेंट, और बेसमेंट में उसको बड़ा करेगा, पूरा जो लाइफ साइकिल होता है उसको करेगा। ही स्टडीड देयर डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, और हर एक चीज को स्टडीड किया, कैसे एक से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई, यू ऑब्जर्व ऑल दोस थिंग्स एंड देन ही टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो, उसके बाद टैग करता है, उसको छोड़ देता है। एंड ही कंटिन्यू टू डू दिस वर्क ईयर आफ्टर ईयर, कई साल तक ये टैगिंग का काम किया, कई साल तक बटरफ्लाई टैगिंग का काम किया। बट देखते हैं आगे क्या होता है। द लाइन इज एवराइट लूजेस इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज, बट टैगिंग का काम तो कर रहा था, बट उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जब हम लोग कोई काम करते हैं, इफ यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, तो हमारा ध्यान उससे बढ़ जाता है। सो लुक एट दिस पैराग्राफ। However, Everett began to lose interest in tagging butterflies because the reason is that there was no feedback and only 2 butterflies tagged by him were recaptured not far from his place. इतना हजारों बटरफ्लाई उसने टैगिंग किया था, पर उसके क्या मिला, उसको उस टैगिंग के बदले में क्या मिला, उस टैगिंग के बदले उसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ 2 बटरफ्लाई वो रिकैप्चर किया था। So that's why he started losing interest in butterflies. This question had come 2019, I think this question had come कि why did Everett loses interest in tagging butterflies, कि Everett ने butterflies tagging में interest क्यों उसका कम हो गया था। This question. Now after that, real experiments. When Richard was in 7th grade, Everett got a hint of what a real science is. जब रिचर्ड एवराइट 7 ग्रेड में था, 7 क्लास में था, तो उसे पता चला कि साइंस, आखिर रियल साइंस होता क्या है। ही एंटर्ड ए काउंट्री साइंस फेयर एंड हिज एंट्रीज वेयर स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज। वो साइंस फेयर में एंटर किया, उसका जो एंट्रीज था, उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो पहले से सब लोग कर चुके थे। नथिंग न्यू अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट, नथिंग न्यू अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। He realized later that the winners, so एवराइट ने ये रियलाइज किया कि जो भी उस कंपटीशन में जीते थे, जो विनर्स थे, दे हैव डन सम रियल एक्सपेरिमेंट्स, एटलीस्ट दे ट्राई टू डिस्कवर समथिंग न्यू। बट एवराइट हैड डन द एक्सपेरिमेंट्स दैट इज नोन टू अर्लियर, दैट इज फेमिलियर टू एवरीवन। सो at that, after that time, Everett the losing the competition, उस competition को हारने के बाद Everett उदास नहीं हुआ, Everett निराश नहीं हुआ। he tried to find out the reason of his failure, वो अपने failure का reason पता करने लगा, and he tried to see the difference between the experiments of his and the experiments of those other candidates who won that particular competition, and then he realized that the contestant who won the particular competition, they had some real experiments, and he then consulted Dr. Urquhart and lots of ideas came from his side. उसके साइड से बहुत सारे आइडियाज आने लगे, किसके साइड से, डॉक्टर अर्कहर्ट के साइड से। नाउ Now in 8th grade project, Everett tried to find a cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब 8th grade के प्रोजेक्ट में Everett tried to find the cause. Everett ने देखा कि जो मोनार्क है, जो कैटरपिलर है, मोनार्क का जो कैटरपिलर है, वो एक सर्टेन वायरस का शिकार होते हैं, और बहुत सारे जो मोनार्क कैटरपिलर हर साल मारे जाते हैं। तो ये देखा था, क्योंकि उसके बेसमेंट में बहुत सारा वो मोनार्क का वो मतलब बटरफ्लाई वो प्रोड्यूस करता था। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को अपने एक्सपेरिमेंट में लाया, उसने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट में लाया एंड ही थॉट दैट, और उसको ये लगा ये जो वायरस आता है, दैट द डिसीज माइट बी कैरिड बाई ए बीटल। ये कौन लाता है, एक बीटल, एक इंसेक्ट होता है, वो लाता है। सो उसने क्या किया, सो ही ट्राइड टू रेज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो उसने बीटल्स के प्रेजेंस में कैटरपिलर को रेस किया। ही डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट्स फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट,
बट ही कंटिन्यू टू वर्क ऑनेस्टी एंड ओन ए प्राइज। उसका एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं फेलियर हुआ, व्यर्थ हुआ, बट he own a prize, not first prize, he owns some prize. Now why he did win some prize? Because he had done some real experiments. He tried to find out the new thing. Yes, he not get the desired result that he was hoping for, but at least everyone praise his this particular real experiment and he own a prize for this. Now next year his next project was related to the viceroy and monarch butterflies. उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था अगले क्लास में वो किसके रिलेटेड था? वायसरॉय और मोनार्क बटरफ्लाइज का। Now his aim was to test the theory whether viceroy butterflies copy monarch butterflies in order to save themselves. अब उसका एक थ्योरी था, इस किस चीज पे काम कर रहा था? वो ये देखना चाहता था कि सच में द वायसरॉय बटरफ्लाई कॉपी द मोनार्क बटरफ्लाइज, क्या वायसरॉय बटरफ्लाई ये मोनार्क को कॉपी करता है? और रीजन क्या है? टू सेव देमसेल्फ टू बिकम द प्रे ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियों से बचने के लिए। एक्चुअली जो चिड़िया होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, दे लाइक टू ईट द वायसरॉय बटरफ्लाइज बट दे डोंट लाइक टू ईट द मोनार्क बटरफ्लाइज। So to save themselves from the birds, the viceroy butterfly used to copy the monarch. So Everett tried to find out, is it really true? So the viceroy butterfly tried to look like monarchs so that they are not eaten up by the birds. Viceroy butterfly monarch की तरह अपने आप को कॉपी करता है ताकि उनको बर्ड्स ना खाए। कभी कभी खा लेते, कभी कभी नहीं खाते। तो Everett was quite successful in doing that to find out the reason, and Everett also found a new thing कि एक bird है that is exceptional named Sterling. The name of the bird is Sterling. It's nothing except monarch butterfly. ये थोड़ा सा उल्टा है, ये वायसरॉय को नहीं खाता है, ये सिर्फ monarch butterflies को खाता है। And this project was given the first prize in the zoology section. और इस प्रोजेक्ट के लिए zoology section में उसे फर्स्ट प्राइज मिला। So this was the second real experiment he had done. Now the next one, Everett's second year in high school. In his second year in high school, Everett began to research. अब किसके ऊपर Everett रिसर्च करने लगा? देखो जैसे जैसे बड़ा होते गया, he was gaining confidence day by day. Now his next research was which led to the discovery of an unknown insect hormone, और उसके कारण कहीं ना कहीं एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन्स जिसके बारे में शायद हमें पता नहीं था, इनडायरेक्टली इट इज लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और जिस जो एट द बिगनिंग जैसे हमने पढ़े थे कि उनका जो थ्योरी एक सेल्स के बारे में पब्लिश हुआ था, कहीं ना कहीं वो थ्योरी का जो हम लोग कह सकते हैं जो बीज बोया गया था फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, now the subject was that what is the purpose of 12 tiny gold spot on a monarch pupa? मोनार्क का जो पीपा होते हैं उसमें 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। गोल्ड स्पॉट मतलब सुनहरी धब्बे, 12। अर्लियर इट वाज थॉट दैट द स्पॉट्स वर जस्ट डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल। पहले ऐसे माना गया था कि वो जो 12 गोल्ड स्पॉट्स है वो डेकोरेटिव है और ऑर्नामेंटल है, मतलब भगवान ने उसको खूबसूरती के लिए बनाया गया है पीपा के ऊपर। लेकिन एवराइट को लगा नो 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 नो, देयर माइट बी सम रीजन, एंड एवराइट प्रूव्ड दैट दिस स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। एवराइट ने साबित करके दिखाया वो जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स है उसके प्यूपा के ऊपर मोनार्क के, दैट इज नॉट ओनली फॉर डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल पर्पस, it has something, it has some work, and what it was doing, it was producing a type of hormones, and that is necessary for the full development of a butterfly, and he proved that, and this because of this project he won the first prize in the country fair. उसे country fair में कौन सा प्राइज मिला? फर्स्ट प्राइज मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल he won a prize, then he won a first prize in zoology division, and at last he won a फर्स्ट प्राइज इन द होल कंट्री फेयर। पूरे फेयर में उसे पहला प्राइज मिला। अब उसे मौका मिला टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल साइंस फेयर। नाउ एज द स्कूल जूनियर एवराइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब जो मोनार्क प्यूपा को जो पकड़ लिया था, ही वाज जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स वन आफ्टर अनदर एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर मोनार्क प्यूपा। In his senior year, he grew cells from monarchs in a culture.
वो लैब में क्या किया, उसके ग्रीव सेल्स ग्रीव किया, किससे, मोनार्क के विंग से। He showed that the cell would divide and develop into normal butterfly, और उस सेल से क्या हुआ, नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग्स बन गया। Only they fed the hormone from the gold spot, और वो जो गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन निकलता है उससे सिर्फ उसको फेड किया जाए, उससे खिलाया जाए तो नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग बन सकता है। The following summer, Everett went back to the Department of Agriculture's lab and worked on the hormone theory. उसे मौका मिला किस में काम करने का, एग्रीकल्चरल लैब में मिला, बहुत बड़ा लैब है। और फाइनली ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उस लैब में काम करने के बाद हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर, एज यू नो एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट भी आप लोग जानते हैं कि हर चीज़ का केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको फाउंड आउट करने में कामयाब हुआ। Research on DNA, a year and a half later, Everett got the idea for his new theory about cell life. उसे आइडिया मिल गया new theory about cell life, and he was able to get an answer to a puzzling question: how the cell can read the blueprint of its DNA. बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब साइंस में कभी कभी नहीं मिल पाता है, and at last he got that answer. कौन सी किस चीज़ का आंसर मिला, कि सेल कैसे कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, डीएनए का ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ सकता है। एंड उसका जो ये थ्योरी चल रहा था, जो प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, इफ हिज थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, ये जो सेल के ऊपर काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, अगर ये सही साबित होगा, इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो अगर ये सही साबित होगा तो ये जीवन को जानने के लिए एक बोलते हैं ना मील का पत्थर साबित होगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज ऑफ प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, और ये सही भी साबित होगा तो कैंसर के कई प्रकार के बीमारियों से लड़ने के लिए हमें नई नई दवाइयाँ, नई नई चीज़ें मिल जाएगा। एट लास्ट एवराइट के टीचर के बारे में डिस्कस किया गया है, स्पेशली द एसएसटी टीचर हियर डिस्कस्ड। एवराइट्स एसएसटी टीचर मिस्टर वेरियर पेड अ फाइन कम्प्लीमेंट टू एवराइट। एवराइट उसके स्टूडेंट के लिए एक अच्छा कम्प्लीमेंट दिया था। कम्प्लीमेंट क्या था, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक। वो इसलिए नहीं जीत रहा था कि जीतना चाहता था। एवराइट इसलिए फर्स्ट नहीं आ रहा था हर चीज में क्योंकि वो फर्स्ट आना चाहता था। दैट इज नॉट हिज इंटेंशन दैट ही वॉन्ट्स टू बी फर्स्ट, ही वांट टू बी टॉप। He is winning, he was winning because he wanted to do the best job he could. वो जीत क्यों रहा था? Why was Everett winning all the time? क्या उसके पास जादू था, कुछ अलग से था और उसी के कारण वो जीत रहा था? No, वो जीत रहा था because he was always tried to give his best. आपको भी अपने लाइफ में if you want to get good marks, not chase the marks, just what you should do, you should try to always do your best to give your best shot. If you do that, definitely that will be show in your mark sheet. अगर आप मेहनत करेंगे वो आपके मार्कशीट में वो झलकेगा, और नंबर के लिए पढ़ेंगे कभी नंबर नहीं आता है। So Everett was doing that. He was winning because he wanted to do the best job he could. जितना उससे हो सकता था, शायद 110% वो देता था। At last एक साइंटिस्ट बनने की कौन सी क्वालिटी चाहिए जो एवराइट के अंदर था? अ फास्ट रेट माइंड, अ क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन वेयर एवराइट्स ग्रेट क्वालिटीज एज अ साइंटिस्ट। तो यही सब चीज़ें था एवराइट के अंदर। फास्ट रेट माइंड था, क्यूरियोसिटी था, जानने की उत्सुकता, ही ऑलवेज वांट्स टू नो द न्यू थिंग्स, एंड द विल टू विन। विल टू विन मीन्स विल टू विन फॉर राइट रीजन्स। दो तरीके से आप जीत सकते हैं लाइफ में। एक तो जीतने का मतलब होता है दूसरे को मतलब पीछे ढकेल के जीतना, और एक जीतना होता है कि आप ऑलवेज गिव योर बेस्ट शॉट एंड ऑटोमेटिकली यू विल बिकम द विनर। सो एवराइट हैज ऑल दोस क्वालिटी, द फर्स्ट रेट माइंड, द क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन, एंड दैट वाज द इंग्रेडिएंट्स he had, and that helped to become a great scientist. So this is the summary of the making of a scientist. I hope you liked my explanation. So like, share and subscribe my channel. Thank you for listening to me. Jai Hind.